नमस्ते। आयुर्वेद व्यासपीठ के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। यार्दी सर कुछ ही क्षण में हम सबके साथ जुड़ेंगे। सर जैसे ही अब हमारे साथ उपस्थित होते हैं, हम हमारे आज के व्याख्यान को प्रारंभ करेंगे। यार्दी सर कुछ ही क्षण में हमारे साथ इस व्याख्यान में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जैसे ही सर यहाँ पे उपस्थित होंगे, हम हमारे आज के फेसबुक लाइव का प्रारंभ करेंगे। आयुर्वेद व्यासपीठ के फेसबुक लाइव में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कुछ ही क्षण में यार्दी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जिससे हमारे साथ उपस्थित होंगे, हम सर के व्याख्यान को शुरू करेंगे। आयुर्वेद व्यासपीठ लगभग पिछले और सेवा, शिक्षण, संशोधन एवं प्रचार इस चतुसूत्री को साथ में लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ा रही है। हम सब ये बात जानते हैं और उस उपक्रम में बहुत सारे लोग हमारे से वहां पे जुड़े हुए होंगे। आयुर्वेद व्यासपीठ जिस तरीके से कार्य कर रहा है, तो लगभग 10 से 12 वैद्यों ने आयुर्वेद व्यासपीठ का एक अल्प परिचय मैं अभी आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। तक सर भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आशुतोष जी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। विलोक जी सभी को नमस्कार। आ रही है मेरी? हाँ सर, अच्छे से आ रही है। मैं एक आयुर्वेद व्यासपीठ का थोड़ा सा परिचय सब लोगों को देता हूँ और उसके बाद हम हमारे व्याख्यान को प्रारंभ करेंगे। अच्छा, ठीक है। आयुर्वेद व्यासपीठ 2000 में स्थापित हुई थी। समय पर वैद्य विनय बेलनकर जी इसके आद्य संस्थापक अध्यक्ष रूप में उन्होंने इस कार्यभार संभाला था और आगे जाके
अब यहाँ तक जो आयुर्वेद व्यासपीठ को ले जाने का कार्य है वो बहुत सारे इसके कार्यकारिणी सदस्य, उसके बाद विनम्र जी के बाद वैद्य संतोष नेवपुरकर जी आयुर्वेद व्यासपीठ के सम्माननीय अध्यक्ष रहे और अभी फिलहाल वैद्य रजनी गोखले महोदया इसकी अध्यक्षा है। आयुर्वेद व्यासपीठ एक छोटे से सातारा जिले के एक गाँव राममड़ा करके है, वहाँ पे 25 और 26 दिसंबर को 1997 में कुछ आयुर्वेदाचार्यों ने सम्मिलित होकर कुछ आयुर्वेद आवश्यक जो बातें हैं, आयुर्वेद की जो कोई समस्या है के प्रति काम करने के लिए एक व्रत करना प्रारंभ किया था। सेवा, शिक्षण, संशोधन एवं साथ इस चतुसूत्री को लेकर आयुर्वेद व्यासपीठ आगे बढ़ रहा है। अभी जैसे कि सर ज्वाइन हुए हैं तो अब हम हमारा ज़्यादा समय उसमें ना व्यतीत करते हुए मैं यार्दी सर का सबको एक परिचय करवा दूं और एक औपचारिक परिचय करने के बाद हम हमारे आज के व्याख्यान को प्रारंभ करेंगे। यार्दी सर, मुझे नहीं लगता कि यार्दी सर को कोई परिचय की आवश्यकता है। यार्दी सर और उनका प्रकृति रंजन ये संपूर्ण वैद्य वर्ग में बहुत ही फेमस बात है। बहुत सालों से सर ये कर रहे हैं, लेकिन यार्दी सर केवल इतने ही कार्य तक सीमित नहीं है, ये भी बताना एक आवश्यक बात है। उसके साथ में आयुर्वेद पत्रिका में आने वाला जो लघु कथा है, वो लघु कथा के लेखक के रूप में भी हम यार्दी सर को बहुत अच्छे से जानते हैं। वैद्य आशुतोष यार्दी जी MD है काय चिकित्सा विषय में पुणे विद्यापीठ से, तथा नासिक में प्रकृति, आहार, वनौषधि, स्वास्थ्य, पंचकर्म इन विषयों पर विशेष अभ्यासक के रूप में है। गत 23 वर्षों से सर वैद्यकीय व्यवसाय कर रहे हैं नासिक में। आयुर्वेद पत्रिका के सह संपादक तथा आयुर्वेद पत्रिका के विभागीय समिति के अध्यक्ष इस रूप में सर अभी कार्यरत है। नासिक में बहुत सारी सेवाभावी संस्थाएं हैं, उस संस्था में मादर आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में भी सर कार्यरत है। उसी तरीके से आयुर्वेद व्यासपीठ नासिक के सर फिलहाल अध्यक्ष है। आयुर्वेद विषयक बहुत सारे लेखन सर ने किए हैं और सर का जो सबसे एक फेमस और सबसे पॉपुलर जो चीज है प्रकृति रंजन, प्रकृतीच्या गमती जमती, ये सर जैसे मराठी में करते हैं वैसे ही सर इसका जापानीज और अन्य भाषाओं में भी भाषांतरित करके महाराष्ट्र तथा संपूर्ण देश भर और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम भी सर के इस बारे में हुए हैं। सर ने रशिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों में विविध व्याख्यानों का आयोजन किया है। उसी तरीके से सर का वहाँ पे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और बहुत सारे अन्य आयुर्वेद विषयों के कोर्सेस और कार्यशालाएं भी होती है। मैं और ज़्यादा समय न देते हुए हमारे आज के वक्ता वैद्य आशुतोष जी यार्दी सर को निवेदन करता हूँ वो अपने व्याख्यान का प्रारंभ करें। आप वीडियो शुरू कर सकते हैं। नमस्ते विलोक जी, हम बोलना शुरू करें अभी? जी हाँ सर। आवाज आ रही है बराबर सभी को? यस सर। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विलोक जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद इसलिए कि आप एक अच्छे टेक्नो सेवी वैद्य जी है। ये सभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का आधार लेकर आप अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद के व्याख्यानों का इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैद्य मित्र हो, अन्य जगह जब भाषण करते हैं तो उस समय मंच पर उपस्थित मान्यवर गण ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई स्टेज नहीं है, मंच नहीं है, इसलिए कहता हूं कि अपने अपने घरों में अपने अपने मंच पर विराजित हुए सभी वैद्य वर्ग और वैद्य मित्र हो, सभी को नमस्कार। आयुर्वेद व्यासपीठ के सभी गणमान्य विभूतियों को सादर नमन करता हूं और आप जैसे सुधीजनों ने आज मुझे यहाँ बातचीत करने का अवसर दिया है, इसलिए आयुर्वेद व्यासपीठ के प्रति भी मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ। आज की बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको जरा थोड़ी सी 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी विनती है।
हम हमारे कुछ वैद्य मित्र अभी अपने अपने स्क्रीन के सामने बैठे हुए होंगे या भाषण सुन रहे होंगे, या कुछ वैद्य लोग हेडफोन ईयरफोन डाल के इधर उधर घूमते हुए, काम करते हुए, किचन में करते होंगे, भी सुनते होंगे। मेरी ये थोड़ी सी आपसे विनंती है कि कोई टेक्निकल इशू के कारण यहाँ स्क्रीन शेयर हो गया तो मैं आपको कुछ वीडियोस और चित्र दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन नहीं भी हुआ तो भी थोड़ा सा शांत चित्त से, थोड़ा सा एकाग्र करके सुनने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि मेरी आप सभी लोग तो जानते हैं, मेरी मातृभाषा तो मराठी भाषा है। मराठी में प्रदीर्घ भाषण कर सकता हूँ, लेकिन आज का वार्तालाप हिंदी में करने के लिए कहा गया है, तो कभी कभी तो हिंदी मराठी मिक्स हो जाती है। मेरा एक दोस्त है, मराठी हिंदी मिक्स भाषा बोलता है। अरे तुझे क्या बताऊं, मैं जब धावते धावते नीचे गिरा तो काड़कन मेरे हाथ का हाड़ मोड़ा। ऐसी कुछ भाषा होती है कभी कभी। हमारा दूसरा एक मित्र एक बार ऐसे मराठी हिंदी मिक्स बोलने लगा। अरे तुझे क्या बताऊं, जब मैं पहली बार स्विमिंग टैंक में पोहने के लिए गया ना पानी में, तो क्या हुआ मालूम? पहले मैं पानी में शिरा, फिर पोहा और बाद में बुड़ा। एक थोड़ा सा विनोद जोक ये बाजू में रख दीजिएगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि बोलते समय इधर उधर कोई शब्द हो सकता है, उसका मतितार्थ भावार्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग आवर डिस्कशंस प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन माई हार्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू। वैद्य मित्रों, आज 3 मई का दिवस है, पत्रकारिता का स्वातंत्र दिन है। वॉशिंगटन डीसी जैसे बड़े शहरों की स्थापना भी आज हुई है। दादा साहेब फाल्के जी ने जो पहला चित्रपट प्रदर्शित किया था 108 साल पहले, वो भी आज के दिन हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर राम शेवाळकर से लेकर अच्छे वक्ता दश सहस्त्रेषु जिनको बोलते थे, प्रमोद जी महाजन तक, ऐसे बड़े बड़े लोगों का स्मृति दिन भी है। आप बोलेंगे अरे अष्टांग हृदय का विषय आप ही है, ये क्या बातें कर रहे हैं? लेकिन ये सभी चीजें मैं यहाँ इसलिए उद्धृत करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इन सभी घटनाओं को 3 मई के दिन जो घटनाएं, वो सभी घटनाओं को देखेंगे या जो इन सभी लोगों का चरित्र देखेंगे तो 3 चीजें सामने आती है। क्या उनका वैशिष्ट्य है? सभी प्लानिंग, क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन। प्लान, क्लासिफाई एंड एक्सप्रेस इन प्रॉपर वर्ड्स। इस वैशिष्ट्य पूर्णता का प्रभाव दिखाई देता है। और आज का जो आयुर्वेद व्यासपीठ ने जो यहाँ विषय रखा है अष्टांग हृदय, वो अष्टांग हृदय जब पढ़ने जाता हूं तो वहां भी मुझे यही 3 चीजें दिखाई देती है। वाग्भट जी ने भी प्लान, क्लासिफाई एंड एक्सप्रेस इन प्रॉपर एंड इजी वर्ड्स, इसके ऊपर ही पूरा ध्यान दिया है, पूरे संहिता में ध्यान दिया है। अष्टांग हृदय के बारे में हम तो कहते हैं कि नाट्य संक्षेप विस्तरम, आप सभी को पता है। तो चलो मित्रों, हमारे नित्य वैद्यक व्यवसाय के लिए भी अष्टांग हृदय का अभ्यास करते समय, अभी तो लॉकडाउन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे हम अभी फिर से क्लिनिक के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन सब करने वाले हैं। तो ये प्लानिंग करते समय हमारे क्लिनिक में भी अच्छी तरह से प्लान करना, अष्टांग हृदय को अच्छी तरह से क्लासिफाई करना और अच्छी तरह से पेशेंट के साथ बातचीत करते समय भी वाग्भट जी ने क्या क्या बताया है, उसका एक्सप्रेस अच्छी तरह से होना, इसकी भी शुरुआत करेंगे। बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं, आप सभी प्रैक्टिशनर वर्ग है, यहाँ कोई स्टूडेंट हो गए, लेकिन बड़े बड़े प्रैक्टिशनर भी सुनते होंगे। अलग अलग प्रकार के लक्षण पेशेंट हमसे पूछते हैं, अलग अलग प्रकार के लक्षण बोलते हैं पेशेंट हमसे। एक पेशेंट मेरे पास आया और आने के बाद मुझे इमीडिएट बोलने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पेट में से बुखार आता है और पीठ में से ठंड बजती है, क्या करें? मैंने मन में सोचा कि अरे भाई इसका क्या निदान करे भाई।
पेट में से बुखार आ रहा है, पीठ में से ठंड बज रही है। एक बार दूसरे एक पेशेंट ने तो बताया, डॉक्टर साहब मेरे दांतों को बहुत खुजली आती है, बोले जबान को भी खुजली आती है, और सुबह सुबह सीने में ऐसी झुंझुनाहट जैसी लगती है। अरे भाई क्या करे, इसका निदान कैसा करे? संप्राप्ति का विचार। जनरल प्रैक्टिस में कभी कभी ऐसे लक्षण बताने वाले पेशेंट को कभी कभी साइको पेशेंट करके लेबल किया जाता है। कोई होगा स्ट्रेस फैक्टर काम करता होगा उसके मन के ऊपर। कोई प्रैक्टिशनर या एलोपैथिक प्रैक्टिशनर विटामिन B12 डिफिशियंसी या कोई इलेक्ट्रोट्रांसपोर्टर इसका सोचते हैं। लेकिन व्याधि को नाम क्या देने का? त्वचा रोग के भी जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, कभी कभी वो एक्जिमा है या खाली रुक्षता है या सोरियासिस की शुरुआत है या कोई क्षुद्र रोग में वर्णित कोई दूसरा व्याधि है, ऐसे मन में विचार आते हैं। लेकिन हम उसका इमीडिएट कोई उसको ऐसा डायग्नोसिस नामकरण नहीं कर सकते। जनरल प्रैक्टिस में हमेशा एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए, जो अष्टांग हृदय में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वाकबट जी ने कही है, विकार नामा कुशलो न जिन्नियात कदाचन नहीं सर्व विकाराणाम नाम तोस्ति ध्रुवा स्थिति। अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि व्याधि का नामकरण हर समय पॉसिबल नहीं है, और किसी व्याधि को पेशेंट को चेक करते समय व्याधि का नामकरण हम नहीं कर सकेंगे तो भी कोई ऐसे वैद्यों ने संकुचित हो जाना, लज्जित हो जाना की भी जरूरत नहीं है। दोष दुष्ट समूर्छना क्या हो सकती है, इसका विचार करो, आगे चलो। ध्रुवादि गुणों का विचार करो और आगे चलो। और ये दोष दुष्ट समूर्छना आसान तरीके से कैसे पहचाने, क्विक डायग्नोसिस कैसे करें, स्पॉट डायग्नोसिस भी शब्द यूज कर सकता हूं मैं कि उसका उपयोग डेली प्रैक्टिस में कैसा करें। इसलिए सिंपल, शॉर्ट बट परफेक्ट, इसी तरीके से जनरल प्रैक्टिस में निदान चिकित्सा के लिए अष्टांग हृदय, यही एक ग्रंथ हमारा बहुत अच्छा साथी है। आसान तरीके से अंधेरे में प्रकाश देने वाला अष्टांग हृदय एक दिया है। किसी अंधे को चलते समय जैसे स्टिक काठी का आधार होता, चाहे वो कौन से रंग की है, कितनी महंगी है, इसके बारे में उसके कोई जानकारी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन उसका रहना उपयोगिता महत्वपूर्ण है। वाग्भट अष्टांग हृदय एक पूजनीय ग्रंथ जरूर है, लेकिन फिर भी वो हमारा एक मित्र है। हमारे प्रैक्टिस में वो हमें उपयोग में आने वाला एक हमारा अच्छा दोस्त है। दोस्त की तरह वो हमारे साथ प्रैक्टिस में चलना चाहता है, और अब जो है हमारी दोस्ती, उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है मित्रों, कैसे करें दोस्ती अष्टांग हृदय के साथ, अष्टांग हृदय के साथ? जनरल प्रैक्टिस के बारे में विषय दे दिया है मुझे, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूं। जनरल प्रैक्टिशनर की व्याख्या अलग है, फैमिली फिजिशियन की भी व्याख्या अलग है। जनरल प्रैक्टिशनर किसे बोलना है, किसे नहीं, कंसल्टेंट किसे बोलना है, ये अभी बाकी बातें छोड़ दीजिए। लेकिन डे टू डे प्रैक्टिस ऐसा शब्द का प्रयोग किया तो जनरल प्रैक्टिस में, हमारा रोज के प्रैक्टिस में एक 4-5 बातें तो सामने जरूर आती है। जिन्होंने अभी अभी क्लिनिक की शुरुआत की है, जो बहुत सारे पेशेंट एट ए टाइम देखते हैं, या जो कुछ मिक्स प्रैक्टिस करने वाले भी वैद्य होंगे इंटीरियर में, विलेज एरिया में, 4-5 चीजें तो सामने आती है कि ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं। नंबर 1, हर प्रकार के पेशेंट इस प्रैक्टिस में हमारे पास आते हैं। स्किन डिसीज का भी आएगा, बाल झड़ते इसलिए भी आएगा, फेशियल करना है, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट हो इसके लिए भी आएगा, और हमें कोई बाईपास सर्जरी वगैरह नहीं करना है, एंजियोप्लास्टी नहीं करना है, आप जरा डायग्नोस करके हमें ट्रीटमेंट, ये वो भी पेशेंट आएगा। ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट। दूसरा, ये जनरल प्रैक्टिस में कभी कभी फास्ट डायग्नोसिस की जरूरत रहती है। हर समय ऐसा नहीं होने वाला।
आधा घंटा पौन घंटा हिस्ट्री ले रहे हैं। कोई सर्दी जुकाम का पेशेंट आया है, आधा घंटा हिस्ट्री ले ली और 6 महीने की दवा उनको देनी, ऐसा नहीं है। फास्ट डायग्नोसिस, उसके साथ फास्ट एंड इजी ट्रीटमेंट्स, इसकी भी जरूरत रहती है। इसके साथ छोटे छोटे कर्म भी करने पड़ते हैं ना। बहुत सारे वैद्यों के पास पंचकर्म का बड़ा सेटअप रहता है, लेकिन हमारे बहुत सारे वैद्य मित्र ऐसे हैं कि उनकी जगह बहुत छोटी है। कई कमर्शियल शॉप जैसी जगह जो वो आयुर्वेद के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, छोटी जगह में भी छोटी छोटी कर्म उनको करना है। और जनरल प्रैक्टिस में तो कर्ण धावन करना है, ड्रेसिंग करना है, थोड़ा सा बाष्प देके उसको लेपन किया है, ये करना है। स्मॉल स्केल के ऊपर कुछ पंचकर्म करना है, छोटी मात्रा देना, नस्य करना है। ये सभी चीजों के साथ और एक चीज करनी पड़ती है कि ये फिजिशियन जैसे कभी पेशेंट को, कभी पेशेंट के रिश्तेदारों को बार बार समुपदेशन भी करना पड़ता है। मैं ये सब शुरू में इसलिए बता रहा हूं कि जब अष्टांग हृदय हम सूत्र स्थान से लेकर आगे तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाग्भट जी ने यही सभी 5-6 बातों के ऊपर बहुत अच्छा तरीके से ध्यान दिया है। हमारी ये समस्या उनको मालूम थी, ऐसा लगता है। जो उन्होंने योग बताया है, जो उन्होंने कुछ छोटे छोटे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसी है ये बताया, ये भी ये 5-6 चीजों में ही आते हैं। और उसके बारे में अभी अष्टांग हृदय आप सबने पढ़ा है। यहाँ जो जो संहिता पढ़ के आए होंगे, जो जिन्होंने संहिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनको तो सभी को तो पता है। यार थोड़ा ग्रंथोक्त चर्चा के ऊपर ज्यादा आज शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा सा भर देना चाहता हूँ। सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, आप सभी को मालूम है। शारीर स्थान के 6 अध्याय, निदान, चिकित्सा, कल्प स्थान। उत्तर स्थान में वाग्भट जी के 40 अध्याय है। 120 अध्यायों के ये अष्टांग हृदय एक बड़ा मित्र है हमारा। और उसके सूत्र स्थान के 30 अध्याय, ये जो चिकित्सा स्थान है, निदान स्थान है, शरीर का भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़े से ये 3-4 अध्याय जरा थोड़ा सा डीप डायग्नोसिस, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, अलग प्रकार का निदान, इसके लिए हमने छोड़ दिया। लेकिन पूरा का पूरा उत्तर स्थान 40 अध्याय और पूरा का पूरा सूत्र स्थान 30 अध्याय, इसका अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद ये जो 5-6 चीज जनरल प्रैक्टिस में जरूरी है, वो हमें वहां जरूर मिलती है। ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स कैसे मिलेंगे, तो हम वाग्भट का कैसा करेंगे, चलो आज छोटा सा करके जितने सारे रुग्ण हमारे पास क्लिनिक में आते हैं ना, कौन से कॉमन कंप्लेंट लेके वो आते हैं, उसकी जगह लिस्ट बनाएंगे। बालों से लेकर पैरों तक जो जो कंप्लेंट है उसकी लिस्ट बनाएंगे। बाल सफेद होते हैं, बाल झड़ते हैं, बालों में डैंड्रफ होता है, फेस के ऊपर आ गए तो पिंपल्स आते हैं, डार्क सर्कल से, रिंकल से एक ऑर्गन के ऊपर ध्यान करते के हमारे पास पेशेंट क्या क्या कंप्लेंट लेते हैं, उसके तो बाद में हमें पता चलता है कि सूत्र स्थान में, वही जी सूत्र स्थान है वाग्भट का। कहीं द्रव विज्ञानियम में द्रव्यों का वर्णन करते समय होगा, तो कहीं दिनचर्या अध्याय में होगा, तो कहीं वेगान धारण वाता अध्याय में होगा, या उत्तर स्थान में जो अलग अलग प्रकार के अध्याय बताए हैं मुखरोग के बारे में ट्रीटमेंट देते समय, आपको ऐसा लगेगा ये 300-400 की जो लिस्ट बन गई ना, ये 30 और 40 अध्यायों में कहीं ना कहीं उसका अच्छी तरह से हमें संदर्भ मिलता है और अच्छी तरह से आसान तरीके से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये भी मिलता है। एक कोशिश करके हम देखेंगे जरूर इसके बारे में। ये सूत्र स्थान के सभी अध्याय, उत्तर स्थान के विशेष लक्षण जो है ना, तो ये पेशेंट जो बताए उसी से मिलते जुलते लक्षण भी हमें बहुत बार दिखाई देते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, अभी समय बहुत कम है, थोड़ा सा शुरू होने में टेक्निकल कारण देर भी हो गई थी, इसलिए मैं जरा थोड़ा फास्ट आगे जाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करता हूँ खाली आज। बाद में जब सबसे मिलकर बातचीत होंगी तो और डीप स्टडी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी देखो, चलो सूत्र स्थान ले लिया, द्रव विज्ञानियम का अध्याय आप पढ़ रहे,
अलग अलग दुग्ध वर्ग वर्णन किए हैं, एरंड तेल का वर्णन किया है, तिलिका तेल का वर्णन किया है। तिलिका तेल आप सबको पता है, कृशानाम ब्रुवणायालम स्थूलानाम कर्षणाय च बद्ध विटक क्रमिघ्नम च संस्कारात् सर्व मुझे पता है। एरंडी का तेल का मैं जब स्टूडेंट था तो पढ़ रहा था ये सभी तेलों के गुणधर्म। सतिक्तोष्णम एरंडम तैलम स्वादु सरम गुरु वर्धगुल्म अनिल कफान उद्रम विषम ज्वराम। और आगे क्या बोलते हैं अकबर जी, देखो ये कोई डायग्नोसिस का अध्याय का नहीं, निदान का अध्याय का नहीं, चिकित्सा का भी नहीं है, खाली द्रव द्रव्य विज्ञान का बोलते हैं। लेकिन उन्होंने शब्दों की रचना ऐसी की है कि प्रैक्टिशनर को लगना चाहिए कि अरे ये द्रव्य हम मेडिसिन जैसा यूज करेंगे। आगे के लाइन में वाग्भट जी बोलते हैं, रुक शोफोच कटिगुह्य कोष्ठ पृष्ठ आश्रयो जयेत। आते हैं ना पेशेंट बहुत सारे हमारे यहाँ, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कई प्रदेश में कभी कभी दर्द होते हैं, मूलाधार चक्र के यहाँ दर्द होते रहता है, ज्यादा देर बैठ गए तो कभी कभी शोफ दिखाई देने लगता है। ये कटिशूल व पृष्ठशूल के जैसे कोई लक्षण लेके पेशेंट जब आएगा तो उसका जो कुछ निदान करना है, क्या है, अस्थिक्षय है या स्पॉन्डिलाइटिस है या दूसरा कोई है, वो अलग होगा। लेकिन एरंडी का तेल तो सामने आना चाहिए, क्योंकि वो जरूर उससे कम करता है, ऐसा वाग्भट जी कहते हैं। तो मैंने शुरुआत की, चलो पहले गर्म पानी के साथ एरंडी का तेल इन सभी पेशेंट को बाकी दवा के साथ देना शुरू कर दिया। दशमूल की भरड़ आती है, पेशेंट को ही बोलने का कि 2 चम्मच इसमें के जो जड़ी बूटी है वो 2 कप पानी में डाल के उबालने का, उसमें थोड़ा सा गुड़ अदरक हल्दी डालने का, छान देने का काढ़ा सुबह सुबह हल्दी जैसा, और उसमें 1 चम्मच तेल डालने का दिया है। 5 दिन में 6 दिन में कटिशूल पृष्ठशूल निश्चित रूप से कम होते जाते हैं। ये निदान तो हम क्या करेंगे, सूत्र स्थान पढ़ते समय भी है, जो कुछ द्रव द्रव्य के गुणधर्म हो या धारणीय हो अधारणीय हो, तो उस समय हमारे सामने पेशेंट को लाने का, अरे ये पेशेंट ये कंटेंट बोल रहा था उसको ये करके दिए, तो ऐसा करके देखेंगे तो ये एकदम आगम सिद्धत्व आत्मा में जैसे वाग्भट जी बोलते हैं, वैसा उसका प्रत्यय हमें जरूर आता है। नवनीत के बारे में थोड़ा सा आगे जाते तो वाग्भट जी बोलते हैं, नवनीतम नवम वृषम शीतम वर्ण बलाविकृत। और क्या बोलते हैं, संकाहि अर्दित। अरे किसी को रक्त रक्त है, ब्लीडिंग पाइल्स है, आपला आवाज बंद झाला. हॅलो, आवाज येतोय? हा, आता मध्ये गेला होता. नवनीत आजपासून परत घेतलं तरी चालेल. नवनीतचा श्लोक कळलाय का सगळ्यांना? मी दाखवतोय श्लोक सगळ्यांना. नवनीतम नवम वृषम शीतम वर्ण बलाधिकृत संग्राही वात पित्ताश्रु क्षयार्षो कासजित। तो इसमें मैं ऐसा बता रहा था कि एक वैद्य थे, वो जब रक्तज अर्श के जो पेशेंट रहते उनको हमेशा एक दवा हमेशा देते थे, असली नागकेशर। नागकेशर पता है आप सभी को, रॉ मटेरियल के दुकान में मिलता है असली नागकेशर। 5 चम्मच असली नागकेशर, थोड़ी सी शक्कर, रॉ शुगर या कड़ी शक्कर जिसे मराठी में बोलते वो, और नवनीत 1 या 2 चम्मच नवनीत। ज्यादा ब्लीडिंग होता होगा तो उसमें भी अडुलसा वासा देने का है, क्योंकि रक्तगामी द्रव्य में वासा श्रेष्ठ है, आपको पता है। तो ये 7 दिन तक करने से ब्लीडिंग जरूर कम होता है। बाकी ट्रीटमेंट दो ना, अवगास वेद दे दो, बाकी ट्रीटमेंट दे दो, कांकान देना दे दो, लेकिन ये नवनीत के बारे में हमारे सामने अर्श का पेशेंट आया, बेल्स पाल्सी का पेशेंट आया, उड़ीद देना है, जो कुछ आपको बाकी दवा देना है उसके अनुपान में नवनीत आना चाहिए। बड़ी आसान तरीके से
ये वाग्भट जी बताने की कोशिश करते हैं। सुरस एक पेशेंट, अभी तुलसी के गुणधर्म जो बताया उसी अध्याय में तो आप सभी को पता है, हिदमाकाश श्रमश्वास पार्श्वरुक पूतिगंध, उसके मुंह में बहुत बदबू आती थी और हमारे सर ने बोला कि अरे चलो देख वाग्भट खोलो और उसमें कौन से द्रव्य दिए उसमें से देखो कौन सा है। तो तुलसी में पूतिगंधा नाशनम, शरीर की तो दुर्गंध कम होती है लेकिन मुंह में आने वाली दुर्गंध भी कम करने में तुलसी श्रेष्ठ है, वाग्भट बोलते। चलो उसको तुलसी के पत्ते चबाने को दे, तुलसी का काढ़ा बनाने के उससे गर्गलिंग करने को बोला और बाकी दीपन पाचन जो उसके जरूरत ट्रीटमेंट थी उसके लिए वो दे दिए। हो जाता है ना, एक हफ्ते में, अच्छे दिन में पूतिगंध कम होना शुरू हो जाता है। दीपना सुरण और उच्चा, अर्श का पेशेंट है, हम कांकान को यूज करते हैं लेकिन परहेज बताते समय सुरण की सब्जी रोज खाना है, ये वाग्भट का सलाह भूलना नहीं। क्योंकि वाग्भट जी बोलते हैं विशेषात अर्शसाम पथ्य, अर्श हो गया ना तो सबसे बढ़िया पथ्य सूरण है। तो ये प्रैक्टिस में यूज करने के लिए सूत्र है। और एक पेशेंट का मैं अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। पेशेंट आया था और उन्होंने बताया, क्या कंप्लेंट बताई मुझे, बताया कि मेरे मुंह में हमेशा नमकीन टेस्ट रहती है, नमकीन टेस्ट, ऐसा लगता है मैं कोई जैसा नमक खा रहा हूं बार बार। शुरू में तो मैंने चलो होगा कुछ, ये होगा थोड़ा सा गार्गलिंग के लिए कुछ दे दिया। उसके बाद चलो मैंने तो कोई क्षार जमा होते होंगे उसके शरीर के ऊपर, तो क्षाराम नहीं होंगे माधुर्य का विचार करके कुछ दूसरे अम्ल, क्षार के विरुद्ध अम्ल का प्रयोग करके देखा, कम नहीं होता जाता, थोड़ा बहुत रिलीफ आता। और फिर जब हम हफ्ते में एक बार वाग्भट जी का कुछ ना एक अध्याय जरूर पढ़ते हैं, और अभी पढ़ते समय खाली परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते, इस हफ्ते में वो श्लोक पढ़ते समय सामने रुग्ण लाके, पेशेंट लाके, अरे इसको ये लागू हो सकता है क्या, इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करते। तो सूत्र स्थान में है, सिंपल है, पहले वर्ष के दूसरे वर्ष के स्टूडेंट को भी श्लोक सभी पाठ है, साधरुक्तोद भेदनम, प्रकोपित दोषों के कार्य बताए, उसमें उन्होंने बताया आखिरी में बताया वर्ण श्वेतो रसो स्वादु लवणो चिरकारिता, कफ का प्रकोप जब शरीर में होने लगता है तो मुंह में लवणासता आती है। अरे ये तो हम भूल गए थे, इसके शरीर में कफ का प्रकोप पर कफ का विचार करके ही ट्रीटमेंट ज्यादा देनी है, ये इमीडिएट सामने नहीं आया था। और पूरे हम प्रकोपित दोष के सभी को देखा तो आपको उसी श्लोक में आपको समझ में आएगा कि स्तंभक कषाय रसता वर्ण शाव अरुण अविवाह, यानी कषाय रस, मुख में कषाय रस आना, चलो वात दोष की ओर इंडिकेशन मिल रहा है। मुंह में कड़वापन आना या अम्लता आना, चलो पित्त दोष प्रकोप की ओर जा रहे पेशेंट की केस। लेकिन लवणासता आना तो कफ की है, तो उसको कफ शमन, कफ के जो उपक्रम है वो कफनाशक गार्गलिंग, रात का खाना बंद करना, रात को लंघन उसको बताना, ऐसी सभी उसको ट्रीटमेंट में लेने के बाद धीरे धीरे लवणासता कम हो गई। छोटे छोटे सूत्र बड़ा रिजल्ट प्रैक्टिस में देते हैं, यही वाग्भट का वैशिष्ट है। और मैंने खाली एक एग्जाम्पल करके सूत्र स्थान, तो अब में से बहुत सारे वैद्यों का कंठस्थ भी होगा और मालूम भी है सभी को। उत्तर स्थान के एग्जाम्पल जैसे मैंने सूत्र स्थान में कुछ बताया, उत्तर स्थान में आप जाएंगे वहां भी ऐसे छोटे छोटे योग, छोटे छोटे डायग्नोसिस, छोटी छोटी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें मिलने शुरुआत हो जाती है। अध्याय 22 में आप ले गए उत्तर स्थान के, वो खदीर तेल का एक प्रयोग दिया है वाग्भट जी ने, मुख रोगाधिकार का, मुख रोग दिया है, वो जो तेल कैसा बनाना है वो दिया। सर हेलो, आवाज होता है का? ये तो है ना, ये तो हाँ हाँ हाँ।
बीच में आवाज चली गई, डिस्टर्बेंस आया तो प्लीज मुझे बताने का। तो हाँ, मैं अपना बोलते जा रहा हूँ, भी देख रहा हूँ। तो क्या बता रहा था मैं अभी? हाँ, मुखरोगाधिकार के बारे में शायद मैं बता रहा था। खदीर तेल का प्रयोग दिया है, खदीर का तेल कैसे बनाना है, क्या करना है। तो उस खदीर के तेल के में उन्होंने बताया कि वो सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। उसका पान करना है, नस्य करना है और कवल करना है, गार्गलिंग करना है। सभी प्रकार के मुख रोग तो चले जाते हैं। स्टोमाटाइटिस के पेशेंट आपके यहाँ आते हैं, इरिमेदादी तेल का प्रयोग बहुत सारे वैद्य लोग करते भी है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। क्रॉनिक स्टोमाटाइटिस में इरिमेदादी तेल का गार्गलिंग करना, ये तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सभी को पता है। ये भी तेल में थोड़ा सा फर्क करके उन्होंने उसमें दिया है, लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं गिदड़ जैसी आपकी दृष्टि अच्छी हो जाती है और वड़ा जैसे आपके कर्णेय श्रुति वो बढ़ जाती है, खाली नस्य करने से, पान करने से और गार्गलिंग करने से। और इतना ही नहीं, वो आगे जाके क्या बोलते हैं, चलो भाई तुम्हारे प्रैक्टिस में आते हैं ना सब लोग, मुंह पे कोई ब्लैक सर्कल्स आने लगे, ब्राउन कलर के पैच आते हैं हार्मोनल चेंजेस में, मेलास्मा जैसे बहुत सारे लेडीज को, या कृष्ण वर्ण तो वो ज्यादा बढ़ने लगता है, तो बोलते हैं ये खदीर तेल जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका जरा मसाज करो वहां। और मसाज करने के बाद इतने सिंपल खाली 3 द्रव्य बताए वापस ने, आका, लोथ, दारू, हल्दी, बस ये तीनों का मिश्रण करे और का उद्वर्तन करे। पहले तेल का मसाज करो, ये 3 द्रव्यों से उद्वर्तन करो, उसका थोड़ी देर तक लेप भी लगा सकते हैं। थोड़े ही दिन में ये सभी इमीडिएट होना शुरू हो जाता है, और ये मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। फिर कहने का मतलब ये है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, फास्ट डायग्नोसिस, फास्ट ट्रीटमेंट, इसके इसके में हम जो डिस्कस कर रहे थे, तो उसके लिए भी अष्टांग हृदय हमें मित्र जैसा काम में आता है। ये फास्ट डायग्नोसिस और फास्ट ट्रीटमेंट, इसके लिए भी सूत्र स्थान और उत्तर स्थान का उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक पेशेंट था, छर्दी का वेग धारण करने से क्या होता है, वेग धारण अध्याय आपको पता है, उसमें भागवत ने बड़ी अच्छी तरह से वहां लिखा है कि शरीर के ऊपर कैसे ऐसे रैश आते हैं, कोट आते हैं, उदर्द आते हैं, क्यों आते हैं, छर्दी रोग का वेगावरोध करने से। वो पेशेंट को क्या होता था, उसको अर्टिकैरिया, एलर्जिक रैश, अपना एंटी एलर्जिक गोली खा रहा है, स्टेरॉइड खा रहा है और स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है, सभी हो रहा था। मैंने भी उसको अपनी जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वो देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी जो अच्छी तरह से हिस्ट्री ले ली, तो उसमें ऐसे वो कर रहा था पेशेंट, रोज सुबह वमन करने की कोशिश करता था। योगा क्लास में उन्होंने पढ़ा होगा कि चलो नमक का पानी करने का, पीने का, और जवान घिसकर उसकी उल्टी कर लेने का। और वो 1-2 गिलास पानी पीता था, पूरा का पूरा बाहर नहीं आता था, और आगे 10-15 मिनट उसको हृदय से लक्षण वैसा रहता था, थोड़ी देर के बाद कम होता था। ये महीने भर से चल रहा था। मैंने बोला सबसे पहले अभी ये बंद करो, बाद में ट्रीटमेंट है। और जैसा उन्होंने वो क्रिया बंद कर दी, वो रैश आना कम हो गया ना। मुझे ये सलाह उसको देने के लिए, एडवाइस देने के लिए क्या उपयोग में लाना पड़ा, वाग्भट जी ने बड़े आसान शब्दों में अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे ऐसे छर्दी वेग धारण का श्लोक वेग धारण में दिया है। शकृत पिंडिको द्वेष्ट प्रतिशाय शिरो रुजा हृदय सोपरोधम, ये सभी शब्द आपको मालूम है। अधो वायु का रोध करने के बाद पिंडिको द्वेष्टन ये लक्षण आता है। पेशेंट आते हैं ना, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हमारे यहाँ, अरे पैरों में दर्द है, ये रहे। कुछ लोगों को बार बार प्रतिशा भी रहता है और उसी समय हेडेक भी रहता है। चेस्ट पेन, अंजाना अंजाना करके आते हैं। ये जितने अंजाना के पेशेंट है, उनकी हिस्ट्री लेते समय वाग्भट जी का आदर करते हुए हमने कभी उनके शकृत पिंडिको द्वेष्ट अथवा सरोधन, इसकी भी लेना जरूरी है। तो ये फास्ट
डायग्नोसिस, फास्ट ट्रीटमेंट के लिए भी ये सभी चीजों का हमें जरूर उपयोग होता है। और भी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सभी को पता है, सभी स्टूडेंट ने तो ये सब रसो धातु से सभी दोष धातु माला विज्ञानम का सूत्र स्थान का अध्याय पढ़ा है, कंठस्थ भी सभी लोगों को है। रसक्षय हुआ तो वो मालूम है सभी को, रोक्षम क्षमाशोषो ग्लानि शब्दा सहिष्णुता, यहाँ से लेकर वृद्धि हो गई तो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। जिन्होंने पाठ कंठस्थ नहीं है जिनका, उन्होंने जरूर ये 4-5 अध्याय जरूर पाठ होना जरूरी है। तो शादी वितानी अध्याय भी ये जब अभी देखो कैसा हम प्रैक्टिस में हम अलग प्रकार का डायग्नोसिस, फास्ट डायग्नोसिस कैसा कर सकते हैं। सिंपल है, कंठस्थ तो किया है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, रसेरोक्षम क्षमा शोक ग्लानि शब्दा सहिष्णुता। आगे चलकर जब अस्थि धातु के यहाँ जाते हैं और मज्जा धातु तक जाते हैं तो क्या बोलते हैं वाग्भट जी? सिंपल शॉर्ट बट परफेक्ट शब्दों में बोलते हैं, अस्थियां मज्जनि संशयम मज्जास्थि संविद्यम भ्रमस्तिमिर दर्शनम। चक्कर आना, अंधेरा आना ये तो होता है, लेकिन अस्थि सुशीर होना, अस्थि धातु लवचिक होना, अस्थियों में पोरोसिटी डेवलप होना, अस्थियों का आकार चेंज होना, ये किसका लक्षण है? अस्थि धातु का नहीं है भाई। अरे भाई ये तो मज्जाक्षय का लक्षण है। और बहुत सारे पेशेंट जो ऑर्थोपेडिक के यहाँ जाते हैं, ट्रीटमेंट चालू रहती है, कैल्शियम की गोली लेते रहते हैं, पेन किलर भी लेते रहते हैं, लेकिन एक बार ये मज्जावस्रुतस की उनकी हिस्ट्री ले ली, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा है। पंचत घृत, महातिक्त घृत, लोकल एप्लीकेशन में कुछ अवगाह और तैल धारा घर में ही करो, उनको दे दिया तेल, उनको करने को बोला है। और जो मज्जा तो ठीक करने की ट्रीटमेंट पहले दे दीजिए, उसके बाद अस्थि की दे दीजिए, क्योंकि मज्जा क्षय में वो लक्षण आता है। एक लाइन में, एक छोटे से श्लोक में अच्छा डायग्नोसिस, परफेक्ट ट्रीटमेंट, ये तो वाग्भट जी का वैशिष्ट्य है। आगे जाएंगे तो उत्तर स्थान में जाएंगे, फिर से जाएंगे तो और चिकित्सा स्थान में भी जाएंगे तो हिक्का की चिकित्सा बोलते समय तो उन्हें फटाफट ट्रीटमेंट देना है आपको पेशेंट सामने आने के बाद। बाकी तो विचार करो, लेकिन पहले क्या करो, हिचकी कम नहीं हो रही। अष्टांग हृदयकार बोलते हैं शीतांबु सेक सहसा, शीतांबु सेक सहसा बोलते वो, और आगे बोलते हर्षे उच्छ्वास संरोध, ऐसे शब्दों ने फटाफट दे दिए। क्या करने का, पेशेंट को हिचकी कम नहीं हो रही, बाकी क्या ट्रीटमेंट देना है वो दे दीजिए, नस्यकरण दे दीजिए, लेकिन पेशेंट का ध्यान नहीं है। ऐसा देख के शीत जल उसके चेहरे के ऊपर या शरीर के ऊपर जोर से स्प्रे करना है। ऐसा घबराना चाहिए पेशेंट, इमीडिएट चिकित्सा, या थोड़ी सी अलग प्रकार की प्रासन चिकित्सा करो। डीप ब्रीदिंग करके उसका नाक पहले दबा के रखो, थोड़ी देर तक अवरोध करो उसके श्वास का, और उसके साथ उसको थोड़ा और वो घबरा जाएगा या और बहुत आनंदित हो जाएगा, बहुत टेंशन के चलेगा, ऐसा कोई बात तो बोलो। एक का कम होता है कि नहीं, देखो पहले इमीडिएट मैनेजमेंट कर लो और बाकी इसकी ट्रीटमेंट दे दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वाग्भट ने, बार बार मैं वही बातें बोल रहा हूँ कि सामने पेशेंट रखते हैं, पेशेंट आने के बाद क्या क्या कंप्लेंट बोलते हैं और कैसे बर्ताव करते हैं, ये सामने रखकर ही उन्होंने चरक, सुश्रुत और बाकी सभी ग्रंथों का सार तो ले लिया है, लेकिन उसकी क्लासिफाई करना और उसको उसी उपयोगिता अप्लाइड स्वरूप से उसकी रचना करना, इसका वैशिष्ट्य है, ऐसा मुझे लगता है। हर्षों सारे ग्रहणी विकार है, प्रायण चान्योन निदान होता, चिकित्सा स्थान 8वें अध्याय में आप सभी को पता है। हर्ष के पेशेंट तो बहुत आते हैं, वो बोलते हैं कि हर्ष अतिसार ग्रहणी हो गए ना, तो एक वो क्या, एक दूसरे से उनका जरूर संबंध तो है ही, निदान अर्थकारी रोग है वो, उसमें भूलना नहीं है एक दूसरे की हिस्ट्री लेने में, और हर्ष करते समय कॉन्फिडेंटली इसी तरीके से बताते नहीं। सबको शुष्केशु भल्लातकमग्र युद्धम वैशज्यम आर्द्रेषु तु वत्सतकम। मगोजी बोलते हैं चलो शुष्कार्ष है ना, भल्ला तक का प्रयोग करो, क्या करना है आप डिसाइड करो, दुष्म देशम सब देख के। और ब्लीडिंग पॉइंट्स हो रहा है, वत्सकत्व,
कूड़ा छाल का उपयोग जरूर करना है आपको वहां। और सर्वेषु सर्वंतषु कालशेष, वो बोलते हैं कि और सभी प्रकार के अर्श होगा तो एक चीज को भूलना नहीं है, तक्र। सभी पेशेंट को तक्र पिन को बोलना है, तक्र रिश्ता देना है, सभी प्रकार के अर्श होंगे तो उनको जरूर करना है। ये सब हमने एक बार उस सभी का कलेक्शन होना जरूरी है। किसी को तंबाकू छोड़ना है, किसी को अल्कोहलिक पेशेंट है उनको अल्कोहल से दूर करना है, या कोई लोग व्यायाम नहीं करते उनको व्यायाम करने की आदत देना है। फैमिली फिजिशियन का तो कर्तव्य रहता है काउंसलिंग, लेकिन वो काउंसलिंग करते समय भी वाग्भट जी क्या बोलते हैं, एक बात जरूर ध्यान में रखो, पादेन पथ्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वा त्यजेत निषेवेत हितम तद्वत् एक द्वित्री कूलकम। इन्हें कोई भी अच्छी चीज अडॉप्ट करनी हो या बुरी चीज छोड़नी हो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, एकदम फटाक से चलो। तुम्हारा वो क्या खा रहा है, सुपारी खा रहा है, चलो पॉकेट निकाल लिया और हाथ से बंद, ऐसा करने के नहीं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाओ। पादेन पथ्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वा त्यजेत। सिंपल है, सिंपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, कोई या नहीं है। छोटी छोटी सिंपल ट्रीटमेंट के बारे में बोल रहा था मैं। छोटी छोटी कर्म करना है जनरल प्रैक्टिस में, मुखलेप करना है। 3 दिन तक पेशेंट को बुलाओ तुम्हारे क्लिनिक में, थोड़ा सा वाग्भट जी ने बताया सिंपल सिंपल योग उसमें यूज करो, थोड़ा सा स्क्रबिंग करो, एक 20 मिनट तक लेप लगा के बैठने को बोलो। मुखलेप के प्रकार में भी, आयुर्वेदिक फेस पैक में भी 3 प्रकार कर दिए ना वाग्भट जी ने, कितने आसान तरह से कर दिए। मुखलेपा त्रिधा दोष विपहा वर्णकृच्च उष्णोवात कपेशस्तम शिशेषु अत्यर्थ शीतलः, उसका प्रमाण भी दिया है आगे। त्रिप्रमाणम चतुर्भागम त्रिभागम, ऐसा बोलते हैं। क्या लेना है, उसकी अशुष्क स्थिति बोलते हैं। और बीच बीच में स्प्रिंकल करो, फेस पैक तो लगा दिया पेशेंट को, लेकिन थोड़ा स्प्रिंकल होना जरूरी है बीच बीच में, थोड़ा सा सेमी आर्द्रता रखो उसमें। और उसके बाद क्या करने का है वो भी दिखा। और ब्यूटी ट्रीटमेंट भी दे रहे हो अकबर जी। हम ये सिंपल चीजें जो है, जो आसान तरीके से हम कर सकते हैं, उसका हमने प्रैक्टिस में उपयोग करना जरूरी है। और थोड़ा सा आगे जाके मैं तो ये भी बताऊंगा कि फैमिली फिजिशियन में, जनरल प्रैक्टिस में हमें जरूरत बार बार पड़ती है वो पेशेंट को अच्छी तरह से काउंसलिंग का, समुपदेशन करना। हर एक अध्याय के आखिरी में कुछ न कुछ, जैसे तत्र श्लोकार्य रहते हैं ना, वहां तो कुछ सले वाग्भट जी ने तो जरूर दिए है, लेकिन दिनचर्या अध्याय हो, ऋतुचर्या अध्याय हो, छोटी छोटी बातों में पूरा काउंसलिंग। दिनचर्या अध्याय में तो जो जो कुछ बताया, हिंसा से या नथा काम से लेकर, अरे एक एक शब्द के ऊपर एक एक काउंसलिंग के पॉइंट है वो। आप सभी को पता है वाग्भट जी क्या बोलते हैं, पूर्वाभिभाषी सुमुख सुशील करुणामृदो नैक सुखेन सर्वत्र विश्रुब्धो न च शंकितः। जो सभी के ऊपर रिलाय रहता है, सभी के ऊपर विश्वास करते रहता है, वो भी ठीक नहीं। और सभी के ऊपर हमेशा शंका लेते रहना, सभी के ऊपर डाउट करते रहना, ये भी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। और रास्ते में ये कोई आपसे मिला ना, तो क्या बोलते हैं, पूर्वाभिभाषी सुमुख सुशील करुणामृदु। सबसे पहले आप बोलना शुरू करो तुम्हारी ओर से, ऐसा नहीं कहने का। हाँ, वो कहाँ दिखते हो मेरे पास, मुझसे बोलती है, हर बार मैंने क्यों फोन करने का। वो तो रास्ते में मिली थी मेरी सहेली, कुछ देखा भी नहीं मेरा, मैं तो हंस रही थी, स्माइल दे रही थी, लेकिन कुछ बोली भी नहीं, मैं क्यों बार बार कर। अरे भाई, इसके लिए नहीं बोलना है आपको, दूसरे को अच्छा लगने के लिए ये करने को वाग्भट जी नहीं बोलते। वाग्भट जी इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारे आरोग्य के लिए, तुम्हारे दीर्घायुष्य के लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ। और वो भी जब बोलेंगे तो वही पूर्वाभिभाषी सुमुख सुशील करुणामृदु। थोड़ा सा अच्छे शब्दों से शुरुआत करो संभाषण की दूसरे से, एप्रिशिएटिंग वर्ड्स होने चाहिए। कोई भी आदमी सबसे पहले मिला तो, हमने बाकी कंट्री में देखा है, जापान में देखा है, रशिया के ओम्स सिटी में भी हमने देखा है कि बहुत सारी जगह ऐसी पद्धतियां हैं कि जब कोई रास्ते में मिलता है ना, तो सबसे पहले एप्रिशिएटिंग वर्ड्स यूज करते हैं।
जैसे कि ग्लैड टू मीट यू, ये तो कॉमन है, लेकिन उसके साथ अरे आज बहुत अच्छे स्मार्ट दिख रहे हो, अरे आपको ये ड्रेस बड़ा अच्छा लगता है, अरे कल आपका जो गाना आपने गाया ना बहुत बढ़िया गाया। कुछ ना कुछ जरा सामने वालों को अप्रिसिएशन दे दो पहले। वाग्भट जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सूत्र स्थान में वाग्भट जी कह रही है। और हमें क्या आदत है, हमें जो कोई मिलता है ना तो हम पहले उनको डांटना शुरू कर देते हैं। मराठी भाषा में आम्ही कोणी भेटलं की त्याला पहिल्यांदा आधी झापून काढतो आम्ही, अरे इकडे कुठे चुकला फकीराज मशिदीत वगैरह वगैरह। भागवत जी बोलते हैं ऐसा नहीं करना, ये ठीक है। कौन से भी कार्य करते समय तुम्हारी शरीर, ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि, ये तीनों चीज टायर्ड होने से पहले काम स्टॉप करो, काम जरूर करो, ज्यादा बहुत काम करो, लेकिन ये चीजें, उस चीजें में से किसी के एक के ऊपर थकावट आ रही है, मन के ऊपर, ज्ञानेन्द्रिय के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, या कभी कभी शरीर के ऊपर, तो जरा स्टॉप कर दीजिए वो काम, रेस्ट लीजिए, दूसरे दिन शुरुआत कर दीजिए। तो क्या बढ़िया एक एक करके समुपदेशन वाग्भट जी कह रहे हैं सूत्र स्थान में। हर एक शब्द, हर एक वाक्य, कौन सा भी पेज सूत्र स्थान का निकालो, कौन सा भी पेज अन्य चिकित्सा स्थान का निकालो और पढ़ना शुरू करो। और सामने पेशेंट लाओ, हमने जितने पेशेंट देखे, कुछ ना कुछ वहां अप्लाई करने के लिए वाग्भट से हमें जरूर मिलता है। मैं तो ये बाकी शास्त्र चर्चा, आप सभी को मालूम है टीकाकार कौन है, हिंदू टीका ने क्या कहा है, हिमाद्री ने क्या कहा है, हर एक शब्द का अर्थ क्या होता है, सुपर कंसल्टेंट बनने के लिए कौन से दोषों के बारे में क्या कहा है, प्रकोप किसे बोलते हैं, वृद्धि किसे बोलते हैं, जो वृद्धि स्वधाम नहीं वो प्रद्वेश वगैरह वगैरह सब, वो चर्चा हम जरूर करेंगे, शास्त्र चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आयुर्वेद व्यासपीठ की ओर से मेरा अभी आज के दिन मैंने इतना ही डिसीजन लिया था कि जो इंटीरियर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कोई मिक्स प्रैक्टिस करने वाले भी होंगे, या जिनको थोड़ी फास्ट जनरल प्रैक्टिस करना है, उन्होंने कौन से स्टडी करना, कौन सा ग्रंथ लेना, और वाग्भट में से वाग्भट का एप्लाइड कैसा यूज करना, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे कुछ अनुभव में खाली शेयर करने जा रहा था आज। शास्त्र चर्चा तो बाद में जरूर हर एक सूत्र पूर्वक कर सकती है। आखिर में हम इतना जरूर कहेंगे कि क्या करो आज, तो ये सब सुनने के बाद आप क्या करेंगे कल से। सबसे पहले मेरा तो कहना यह है, अच्छी प्रैक्टिस करना है, रीडिंग प्रैक्टिस करना है, सूत्र स्थान पूरा का पूरा कंठस्थ होना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, 1 महीने में हो जाता है, 1.5 महीने में हो जाता है। उसमें इम्पोर्टेंट अध्याय जो है वो तो पहले दोषानिमित्तानी होगा, दोष के बारे में होगा, पूर्ति के बारे में होगा, रसादी में रस का अध्याय से क्या लक्षण आते हैं, वो इम्पोर्टेंट करो। ये क्यों कंठस्थ करना है कि पेशेंट जब हमारे सामने आता है ना, तो वो व्याधि का नाम नहीं लेता, तो खुद पता है अर्थराइटिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह वगैरह, वो छोड़ दीजिए, लेकिन पेशेंट ज्यादा से ज्यादा लक्षणों में हमसे बातचीत करता है। ये रसादी कटु रस के वृद्धि से टिश्यू, ऐसा लक्षण बताया होगा उन्होंने श्लोक में। तो टिश्यू कहाँ लगता है, तो स्रोतस में लगता है होगा, तो चलो यहाँ का स्रोतस और ऊपर का जो है कटु रस के लिए अच्छा चार्ट बना है रेडी रेगुलर बन सकता है उसका, वो बनना शुरू हो जाएगा। और सर आवाज परत एकदा आता हॅलो गेला आहे। हाँ, लॉक टेबल पासून पुढे। हॅलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, लॉक टेबल से आवाज येतो का? परत येतो? हाँ, तो ऐसा रेडी रिकॉग्नाइज, हाँ, तो लॉक टेबल उसका हम बना सकते हैं, रस वृद्धि के परिणामों का अपने शरीर में क्या होता है, और वो बार बार खाली पढ़ते रहना है।
मैंने क्लिनिक में शुरू में थोड़े दिन तक ऐसा वो चार्ट लगा के रखा था, और पेशेंट जब लक्षण बोलने लगता है ना, मैं खाली ऐसे ये कौन से रस का अतिरेक होगा और कौन से स्रोतों से संबंधित होगा, इसका थोड़ा सा मन में ऐसा डायग्नोसिस करने की कोशिश करता था। अभी धीरे धीरे ऐसी आदत हो गई कि वो पेशेंट जब बोलने लगता है ना, तो सामने ऑटोमेटिक वो स्रोतों से आ ही जाता है। कोई ये आसान तरीका है, ये कोई ऐसा बड़ी बहुत साधन करनी है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। भागवत जी बोलते हैं सिंपल तरीके से आगे चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। दूसरी बात यह है कि सिंपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स पूरे ग्रंथ में जो जो आपने बताया ना पढ़ते समय, उसके नीचे अंडरलाइन करते जाने का है। बहुत सारे योग ऐसे भी है, मुझे पता है कि वो आज के कालमान में ऐसे वो कभी कभी पढ़ते समय कुछ एकदम को हंसी भी आती आ रही है, ऐसा कैसा हो जाएगा, इसकी दिशा ये ले लो, उसकी वो सर्प की वो अ, जले हुए उसकी स्किन वो ले लो, वो उसमें डालो, ये वो ठीक है ना, तो काल में अभी नहीं है ना, वो छोड़ दीजिए ही हो। लेकिन बहुत सारे सिंपल सिंपल योग 3 या 4 एक ही द्रव्यों के परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाग्भट जी ने बड़े आसानी से बताए हैं। निदान चिकित्सा में भी कभी कभी चिकित्सा स्थान में उल्लेख आता है और आखिरी स्थान में भी उल्लेख आता है। इन सभी को अंडरलाइन करके रख देने का। और चिकित्सा सूत्र जो है ना, चरकस्तु चिकित्सित है, ये बराबर है, लेकिन वाग्भट ने वही चिकित्सा सूत्र कम शब्दों में ध्यान में अच्छा रहने के लिए अच्छी तरह से बताया। एक सूत्र है, मैं आपको बताता हूं कि प्रवाहिका के बारे में उन्होंने बिंबिशी शब्द है, पक्वाशये सतैले तु बिंबिशी नावतिष्ठति। पक्वाशय में सतैले तु, अरे थोड़ी मात्रा में अनुवासन बस्ती दे दो, ज्यादा भी मत दे दो, थोड़ी मात्रा में तैल का बस्ती दे दो। बिंबिशी नावतिष्ठति, बिंबिशी वो आईबीएस होगा, इरिटेड बाउल सिंड्रोम होगा, या प्रवाहिका होगा, वो रहती ही नहीं, 7 दिन के अंदर चली जाती है, गारंटेड कहते हैं वाग्भट जी। मात्रा बस्ती लेने के लिए बहुत सारा योग दिए, लेकिन फिर भी आखिरी में क्या बोलते हैं, अरे चलो कुछ नहीं हुआ ना, संधान ले लो, घी ले लो, और वो गर्म करो, आरक्त होने तक उसे गर्म करो, उसके बाद वो वार्म होने के बाद सैंधव घृत मिश्रित मात्रा बस्ती दे दो, सैंधव घृत मिश्रित तिल तेल गर्म करके दे दो। सिंपल छोटे छोटे योग बता रहे हैं। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उनके चिकित्सा सूत्र और सिंपल योग, इनका कलेक्शन करने के बाद भी हमारा क्लिनिक में एक अलग प्रकार की वैविध्यता आती है। हमें भी पेशेंट चेक करते समय अलग प्रकार के वही पेशेंट, वही ट्रीटमेंट, वही रोज 8, 10, 15 डिबिया दवा की, और वही ट्रीटमेंट। चलो सर्दी बुखार हो गया तो भी सुनते मेरे दे रहे, भूख नहीं लग रही फिर भी वही दे रहे, बराबर है, भूकल्पम बहुगुणम है, लेकिन हमको भी थोड़ा सा विचार, हमारे बुद्धि को खाद्य भागवत जी आसान तरीके से दे। ये हमको ग्रुपिंग करना है, ये तो अध्याय बताया ना कि बहुत सारे अध्याय में भागवत ने उसका ग्रुप करके बताया, राजयक्ष्मादि अध्याय ऐसा करके उसमें अलग व्याधियों का तो वर्णन करते हैं। रक्त पित्त चिकित्सितम किसी के उसके उसके बाद दूसरे भी ग्रुप बताते हैं। हिक्का श्वास का एक अलग प्रकार होता है, पांडु शोफ, इसके बारे में ग्रुप करके वो बताएंगे। ऐसा उनका कहना है कि जरा थोड़ा सा ग्रुपिंग करके आप डायग्नोसिस करने की शुरुआत करो।
कुछ तकनीकी वजह से सर का आवाज़ हमें नहीं आ रहा है। हम 2 मिनट में फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग यहीं पे बने रहें। 2 मिनट में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐकू येते तुला? जातोय. हो, येतोय आता. आलंय मला. हॅलो. हो सर, एकच सेकंद ना, झालंय आता. झालं. एकच मिनिट, आपण आता लगेच परत सुरू करू. मी ते स्क्रीन दाखवतो म्हणजे. चालेल. तुम्ही बोलणं कंटिन्यू करा, म्हणजे सगळ्यांना ऐकायला जाईल. बरं, मगाशी कुठपर्यंत झाला तो? तो आपला शेवटचा पार्ट जो होता. चार्ट आणि हे ते सगळं बनवणं असं झालेलं. नमस्ते वैद्य वर्ग, आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है अभी सभी को? आप विलोक जी को बताइए मैसेज करके, आवाज आती होगी तो. येत आहे. ओके. हाँ. ठीक है, शुरू करूं विलोक जी? हॅलो. हाँ सर, बीबीसीचा जो संदर्भ झाला होता त्याच्या पुढचा रिव्हिजनचा. हाँ, ओके. तो हम बात कर रहे हैं कि उसका स्टडी करते समय क्या क्या करना है, तो इम्पोर्टेंट अध्याय जो कंठस्थ करना है, हो सके तो सूत्रस्थान का पूरा कंठस्थ करना जरूरी है. आप जरूर सुपर कंसल्टेंट बन सकते हैं सूत्रस्थान कंठस्थ होने के बाद. और धीरे धीरे बाद में उसमें जो हेमाद्रि की टीका है, तो बाकी टीकाकार क्या क्या बोलते हैं, बाद में हर एक शब्द का अर्थ बाद में उसका स्टडी करना है. लेकिन पहले पेशेंट सामने आने के बाद इमीडिएट साइन सिम्टम्स तो सामने आने चाहिए, उसके लिए तो कंठस्थ होना जरूरी है. अगर दूसरा मैंने आपको बताया, आवाज बीच में नहीं था, एक बार करता हूँ. सिंपल लाइन ऑफ पक्वाश ऐसा पहले तो नाव तिष्ठती हो या बाकी अलग अलग जगह एक लाइन में, आधी लाइन में जो ट्रीटमेंट बताई है, सर्वधर्मी मध्यमाम, आधे वाक्य में पूरी ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल से बाहर निकलेंगे, क्या सोचना है इसके बारे में बता दिया है. ऐसे छोटे छोटे सिंपल शॉर्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अंडरलाइन करके वो इकट्ठा करना है हमें. और तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे योग जिसमें 2, 3, 4 एकरी चूर्ण वनस्पति बताया है डॉक्टर ने, इजी तरीके से हम बना भी सके योग हमारे क्लिनिक में, उसका भी कलेक्शन करना है. बड़े बड़े योग और जो इम्प्रैक्टिकल बातें जो वो थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिएगा. इसका काल में जो हमें द्रव्य नहीं मिलते होंगे. और मैंने ये भी बताया आपको कि पकवास से सबसे पहले बीबीसी नाव तिष्ठति मात्रा वस्ती देने से, थोड़ी क्वांटिटी में तैल और घृत देने से, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस प्रवाहिका तक उसका कितना फायदा होता है. खाली एक छोटा सा वाग्भट जी ने उसका हमें हिंट दे दिया तो उसका फायदा होता है. और सिंपल एंड इजी ट्रीटमेंट इकट्ठा करने उसमें अच्छी तरह से मात्रा वस्ती भी हम कम द्रव्य में कैसा बना सकते हैं, इसका भी कल स्थान में जो कुछ उन्होंने वर्णन किया उसका भी करना है. मुझे ऐसा लगता है विलोक जी, समय तो समाप्त हो गया है. शुरुआत में थोड़ा सा देर हो गई थी, लेकिन फिर भी ज्यादा समय तक अभी आज बात नहीं करेंगे. समय समाप्त हुआ होगा तो मुझे तो और 1 घंटा 1.5 घंटा बोलने में भी अच्छा लगेगा.
जो जो एक्सपीरियंस है मेरे पास वो सब समय हमारे सभी वैद्य मित्रों के साथ शेयर करना अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन समय की मर्यादा है। मुझे आज खाली एक बार फिर वाग्भट के ऊपर फोकस करने को का प्रबोधन खाली करने का था, और सभी वैद्यों का इस आखिरी में जो वाग्भट जी ने बताया है कल्याण सबके लिए, वही सबके लिए मैं जो ये सुन रहे भाषण उनके लिए बताता हूँ। विशेषम साधुतानाम भद्रम आगमशालिनाम अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम भद्राभिलाषणाम अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में आया है। ये सबके लिए कल्याण का, सभी का कल्याण जरूर होने वाला है। जो सद्वर्तन करते हैं उनका कल्याण होता है, जो शास्त्राभ्यास करते हैं उनका भी कल्याण होता है, अनुभवी वैद्यों का कल्याण होता है जगह की, और सभी पूरे विश्व के कल्याण की जो इच्छा रखता है उसका खुद के लाइफ में भी अच्छी तरह से कल्याण ही हमेशा होता है, तो उन्होंने दे दिया। इसलिए ये सभी को शुभेच्छा देते हैं, लेकिन ये फास्ट डायग्नोसिस, फास्ट ट्रीटमेंट, स्पॉट डायग्नोसिस और छोटी छोटी लोष्ट्रोद्भवम लाजा छर्दिजेषु बस्तिजेषु गिरिजम मेदो नीले जो जो श्लोक है ना, कितने दिए उन्होंने द्रव्य। अरे जनरल प्रैक्टिस करना है ना, ज्वर का पेशेंट आया तो मुस्ता परपट्ट तुम्हारे पुड़ियों में रहना ही चाहिए। उल्टी हो रही, किसी को छर्दी हो रही है तो लाजा तुम्हारे नजरों के सामने आनी ही चाहिए। लाजा मंड हो, लाजा चूर्ण हो, या लाजा का ये साड़ी चलाया उनका चूड़ा बना के खाने को पेशेंट को बोल दिया, ये तो ट्रीटमेंट में आना ही चाहिए। प्लीहा मय पिप्पली, प्लीहा रोग हो तो पिप्पली सामने आनी ही चाहिए। मेद अनिल होगा तो गुकुल सामने आना चाहिए। ऐसी जो लिस्ट दिए है वो आदि भगवती ने उत्तर स्थान में दिए, 40वें अध्याय में दिए। वो तो श्लोक कम से कम सभी लोग पाठ करके रखिए, कंठस्थ करके रखिए, और जो जो द्रव्य वहां उन्होंने बताया है वो अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। सभी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए, और वाग्भट जी ने बताया वैसे तरीके से अच्छी तरह से प्लान, क्लासिफाई एंड एक्सप्रेस इन प्रॉपर वर्ड्स, इस तरीके से अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए सभी को शुभेच्छा। धन्यवाद। अत्र विरमामि। धन्यवाद यार्दी सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, जैसे वाग्भट का खुद का कहना है कि नाति संक्षेप विस्तरम, इस तरीके से आपने ये बहुत प्रायः सारतर उच्चैन, सबका जो सार रूप वाग्भट है उसका भी सार हमारे सामने आपने प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ और सूत्र, हमें ग्रंथाभ्यास क्यों करना चाहिए इसके लिए भी बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है। सभी श्रोताओं का ये कहना है कि इस तरीके से आपका जो व्याख्यान है इसी तरीके से चलता रहे। हो सके आज अभी पॉसिबल नहीं है तो फिर से जरूर आप इस तरीके से हमें और संबोधित करें। तो मैं आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से भी आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आपको फिर से समय हो आप कृपया इसके ऊपर और हमें मार्गदर्शन करिएगा। मैं आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से यार्दी सर ने हमें यहाँ पे समय दिया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पे जरूर दिखता हूँ, लेकिन ये सब अरेंज करने के लिए बहुत सारे आयुर्वेद व्यासपीठ के कार्यकर्ताओं का भी इसमें श्रेय है। उनकी निरंतर कार्यता की वजह से ही हम ये फेसबुक लाइव इस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। उसमें वैद्य मंदार वणगे जी है, बाकी आयुर्वेद व्यासपीठ के सब कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनके सभी के सहयोग से ही ये कार्य संपन्न होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आज आप हमारे व्यासपीठ के फेसबुक पेज पे बने रहिए। हम बार बार आप सब लोगों को इसी तरीके से और आगे व्याख्यानों के साथ जुड़ते रहेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, फिर एक बार शुभेच्छाएं। अगली बार ये कभी मुलाकात हुई तो जरूर ये जो वीडियोस है और पिक्चर्स है, स्लाइड्स है, वो जरूर सभी हमारे मित्रों को दिखाएंगे विवेक जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज ये हमारा फेसबुक लाइव यहीं पे समाप्त हुआ। ऐसे में